हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरकार त्रिवेदी। तो बच्चों, पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, और एनिमल टिश्यू के बाद पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इपिथेलियल टिश्यू की। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे काइंड्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू और मॉडिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो बिना किसी बकवास के, कोई इधर उधर की बात किए, सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आइए, पिछले लेक्चर में हमने जब बंद किया तो आपको एक बात बताई थी कि जो इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतकों के प्रकार, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक, देखो हिंदी वाले बच्चे सुना करो हमारी बात को। मैं एक एक चीज की हिंदी बताता हूं। अगर इंग्लिश लिखता हूं तो उसकी हिंदी भी बताता हूं। जब आप नोट्स बनाया करो तो ये सुन करके बनाया करो, देखने के बजाय। ठीक है, तो इसमें काइंड्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू का मतलब हो गया उपकला ऊतकों के प्रकार। अब जब पहले ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल इपिथेलियम और दूसरे होते हैं कंपाउंड इपिथेलियम। दोनों में अंतर क्या था? सिंपल साधारण, कंपाउंड संयुक्त। अब देखो, अगर सिंपल है तो इस प्रकार के ऊतकों में जो सेल्स है वो सारी सेल्स सिंगल लेयर, एक स्तरीय। कैसी है? सिंगल लेयर। अगर ये कंपाउंड है तो कंपाउंड में कोशिकाएं मल्टी लेयर्ड है, मीन्स कई स्तरों में व्यवस्थित है। ऐसे कई लेयर इनके पाए जाते हैं। अब इसे हमने क्या नाम दिया बेटा? इसको नाम दिया हमने संयुक्त, क्योंकि यहां पर इपिथेलियल कोशिकाएं एक साथ कई लेयर में संयुक्त है। देखो, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, वो चाहे सिंगल लेयर हो या मल्टी लेयर हो, दोनों में बेटा आप एक चीज देख रहे हो कि ये डेलिकेट लेयर यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कोशिकाएं रेस्ट करती हैं। जो पहले बताया गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि इपिथेलियम है अगर तो वो कहीं ना कहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल की। क्रम से चलेंगे ना, तो पहले सिंपल कंपाउंड की बात की गई, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल की। देखिए, सिंपल की जो बात की गई, मैंने क्या कहा? पहली बात, ये सिंपल है, एक स्तरीय है। दूसरा, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहली बात यहां पर आपको क्या लिखना है? सिंगल लेयर, एक स्तरीय। दूसरा, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट
मेम्ब्रेन ये हो गई, यानी एक स्तरीय कोशिकाएं हैं और वो आधारी झिल्ली के ऊपर रखी हुई। ये कहाँ पाई जाएंगी और करेंगी क्या, यानी सिंपल इपिथेलियम के क्या काम है और उसके प्रकार चाहे जितने हो जाए, आगे चल करके इसके कितने ही प्रकार हो जाए, कितने ही मॉडिफिकेशन हो जाए, लेकिन बेसिक फंक्शन इनका क्या है। तो कोई इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि शरीर के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी होती है, उसको अंदर की तरफ से लाइनिंग देती है, यानी स्तर प्रदान करती है। जितनी भी हमारे शरीर में डक्ट है, डक्ट बोले तो नलिकाएं, या जितनी भी ट्यूब है, खोखली रचनाएं हैं, उनमें ये अंदर की तरफ से पाई जाती है। समझ गए? अरे भाई, जैसे अपनी दीवार होती ना कमरे की, तो कमरे के अंदर से हम लोग व्हाइट वॉश कराते हैं, ब्लू वॉश कराते हैं, पुताई कराते हैं ना, तो सबसे बाहर की तरफ हमें दिखता क्या है? व्हाइट वॉश दिखता है ना, पुताई दिखती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसी तरीके से ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइडेड लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। तो अगर इनके हम फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या कर रही है? प्रोवाइडेड लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब अंदरूनी स्तर, प्रोवाइडेड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। जितनी भी शरीर के अंदर ट्यूब है, जितनी भी, बेटा देखो एक बार इसको दोबारा समझो। सिंपल इपिथेलियम का काम क्या है? ये बॉडी कैविटी, ट्यूब्स और जितनी भी डक्ट हैं उनको अंदर की तरफ से लाइनिंग देती हैं, अर्थात स्तर प्रदान करती है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियम, देखो ये आगे चल करके फिर बढ़ गया। यहां अगर हम बात करें सिंपल इपिथेलियम की, तो बेसिस ऑन द शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के आकार के आधार पर ये फिर से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्क्वैमस अर्थात शल्की, दूसरा क्यूबॉइडल अर्थात घनाकार, तीसरा कॉलुमिनर अर्थात स्तंभाकार। अब यहां पर देखो, ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्या कहा कि कोशिकाओं के शेप, कोशिकाएं के आकार के आधार पर, इसके आधार पर, आकार के आधार पर सिंपल इपिथेलियम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। अब पहले वाले की बात करें, यानी किसकी बात कर लें? अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वैमस की। यहां से चले तो नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे यहां पर स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम। अब देखो यहाँ की हिंदी तो पहले मैंने बता दी, इसकी हिंदी क्या है? शल्की उपकला ऊतक। अब इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात सिंगल लेयर है। ये कोई नई बात नहीं, चूंकि सिंपल के पार्ट है। और सिंपल कैसा है? सिंपल कैसा? एक स्तरीय है। तो जब बात सिंगल लेयर है तो बेटा भी सिंगल लेयर होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो सिंगल लेयर। दूसरी चीज
कि शेप ऑफ सेल की बात की गई थी यहां पर, तो इन सेल्स का शेप कैसा है। तो दूसरी बात, कंपोज ऑफ फ्लैट सेल या फ्लैटेंड सेल्स, चपटी कोशिकाओं से मिलकर के ये बने होते हैं। तीसरी बात कि ये जो सेल है ये एक दूसरे के साथ कैसे लगी होती है। सेल्स आर क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स इन फ्लोर। जैसे अपने घर का जो फर्श होता है, फर्श में जो टाइल्स लगे होते हैं वो एक दूसरे के साथ फंसे हुए लगे होते हैं, या हम यूं कह लें, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे सड़क पे आप देखते हो जो गलियां होती हैं उनमें आजकल टाइल्स लग रहे हैं, तो वो सारे टाइल्स एक दूसरे के साथ फंसे हुए लगे होते हैं। ऐसे ही ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ फंसी हुई अवस्था में लगी होती है। तो सेल्स आर क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स इन फ्लोर। सेल्स आर फिटेड, कैसा बताया मैंने, सेल्स आर क्लोजली फिटेड, क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स, क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स इन फ्लोर। जैसे कमरे की फर्श में लगे हुए टाइल्स एक दूसरे के साथ फंसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, या खड़ंजे में, खड़ंजा शब्द का प्रयोग होता है सड़क के लिए, तो जैसे खड़ंजे में पाए जाने वाले टाइल्स आजकल लग रहे हैं, तो उसमें जो ईंट होती है या जो विशेष प्रकार के आजकल बाजार में आ गए ईंट सीमेंट के, वो फंसे हुए लगे होते हैं, इसलिए इनका एक नाम और है। इनका दूसरा नाम होता है पॉमेंट टिश्यू, आल्सो कॉल्ड पॉमेंट टिश्यू। पॉमेंट टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि खड़ंजे की तरह या टाइल्स की तरह लगे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, खड़ंजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, खड़ंजी ऊतक भी कहा जाता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलो इस डायग्राम में भी आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये सेल्स हैं इस तरीके से, तो ये फ्लैटेंड सेल्स है, और फ्लैटेंड सेल्स जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे फिट हैं, जैसे कि हमारे घर में पाए जाने वाले फ्लोर पर लगे हुए टाइल्स एक दूसरे के साथ फिटेड स्टेज में पाए जाते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इस बात को हम कहाँ भी देख सकते हैं, इस बात को आप, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में भी आप इस बात को देख सकते हो। ये ओरिजिनल डायग्राम है आपका कि ये आपको 3D स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देंगे। बात समझ पाए। अब देखो बात करते हैं हम इनके, इसकी पोजीशन की, फिर हम इनके बात करेंगे फंक्शन की, है ना। क्योंकि कोई भी टिश्यू 3 बातों पर आधारित है कि उसमें पाई जाने वाली सेल्स कैसी, शेप एंड साइज की बात करनी पड़ेगी, फिर ये बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं इसकी बात करनी पड़ेगी, और फिर हमें बात करनी पड़ेगी इनके फंक्शन के बारे में। बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन आएगा वो इस 3 जगह से आएगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम की सेटिंग कैसी है, सेल्स कैसी हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर कि इनका फंक्शन कैसा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है कि ये पाई कहाँ पे जाती है। तो आइए एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कि ये बॉडी में होती कहाँ पे है। तो अगर होती कहाँ पे है की बात की जाए तो होती कहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या बात करें यहाँ पर, ऑकरेंस या लोकेशन इन द बॉडी। बॉडी में ये कहाँ पे पाई जाती इस बारे में बात करें। तो अभी तुमने क्या लिखा, आपने लिखा था नहीं कि दे आर फाउंड इन द डक्ट एंड ट्यूब्स, टोटल सिंपल एपिथेलियम। तो ये वाली भी कहाँ पाई जाएंगी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ही पाई जाएगी जहां पर ट्यूब होगा।
तो पहले पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। इस बात का मतलब समझ पाए, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ये रक्त नलिकाएं हैं, इनकी दीवार को बनाती है। इसके अलावा एयर सैक ऑफ लंग्स, फेफड़े में जो लास्ट पॉइंट होती है उनको हम एयर सैक्स या एल्वियोलाई कहते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहां पाए जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। अब देखो, किडनी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, वहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा और कहां पाई जाएंगी, सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी मींस, सीलोमिक कैविटी से क्या मतलब है, ये हमारा बॉडी है ना, अंदर की तरफ जो खोखला प्लेस है जहाँ पर हमारा लंग्स, हार्ट, ये लिवर या एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर भी बेटा रखा हुआ है, तो वो अंदर वाला जो खोखला स्थान होता है उसको हम सीलोमिक कैविटी या देह गुहा कहते हैं। तो देह गुहा का जो स्तर है अंदर की तरफ से जो लाइनिंग है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। बात समझ में आई। अब देखो, जैसे एक चीज आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर कि जैसे ये हमारे लिए ट्यूब, ये कोई भी ट्यूब है, बार बार चूंकि कहा जा रहा है कि ट्यूब में पाई जाती है। जैसे अपन मान लेते हैं ये ट्यूब है, तो ट्यूब के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस इंटरनल स्ट्रक्चर पर ये फ्लैटेंड सेल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। आप डायग्राम में ऐसे देख सकते हो, ऐसे ये सारी की सारी सेल्स ये फ्लैटेंड सेल्स हैं, और ये फ्लैटेंड सेल्स किसी भी ट्यूब की अंदरूनी स्तर का निर्माण करती हैं, इंटरनल लाइनिंग्स बनाती हैं। ऐसे दे आर एसोसिएटेड टुगेदर और क्लोजली fitted like the tiles of floor, ऐसे इस तरीके से। इनमें खास बात आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पर कि जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो किसी भी सेल के कहाँ पे लगा दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ द सेल्स पर इस प्रकार से पोजिट करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जहां पर भी ये पाए जाएंगे। अब देखो, ये इसके अंदर की कैविटी हो गई, और कैविटी की जो लाइनिंग्स है, जो स्तर है, वो किससे बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। अब देखो, इनके फंक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनका जो कार्य है वो क्या कार्य है भाई, कहां पे पाई जा रही, ये देखो ना, ये ट्यूब में पाई जा रही है, डक्ट में पाई जा रही है, ये सीलोमिक एपिथेलियम का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही, तो ये काम भी वैसे ही करेंगे। क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, शरीर में जहां भी गैसों का आदान प्रदान है, पर लिखा ना भी आपने कहां पर पाए जा रहे, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो जो अगर खोखला नहीं तो सांस जाती कैसे, और वहां ये पाई क्यों जा रही, तो इनका काम क्या है, ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, चूंकि ट्यूब में पाए जा रहे, दूसरा फंक्शन इनका ये हो गया। तीसरा देखो अभी क्या बना, ये ब्लड वेसल्स बनी, ये क्या बना, ये ब्लड वेसल्स बनी है कि नहीं बनी, ये देखो रक्त नलिका, तो ये किसमें हेल्प करेगी, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। बात समझ में आया, तो हेल्प इन ब्लड फ्लो। इतनी छोटी सी बात अगर मेरी तैयार कर लेते हो तो मैं आपसे कह सकता हूं कि स्क्वैमस एपिथेलियम आपका नहीं फंसने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई।
हाँ जी सर। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल इपीथेलियम के दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है क्यूबॉइडल इपीथेलियम। क्या? क्यूबॉइडल। देखो सारा खेल यहीं से होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं? घनाकार। अब सबसे पहली बात आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। क्या इमेज बननी चाहिए? कि ये घन कैसा होता है। वैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर किसी कोशिका या किसी भी वस्तु की बराबर होती तो उसको हम घन या क्यूब कहते हैं। समझ गए ना बात को? अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी सेल की बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं या घन कहते हैं। तो अगर कोई सेल्स कैसी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स। और जब ये ग्रुप में आ जाए तो अब क्या बन गया? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो सीधी बात करें अगर तो इस प्रकार के सिंपल एपिथेलियम में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्यूब के आकार की होती है। अच्छा, वो वाली बात आपको नहीं भूलना। कौन वाली बात? ये सिंगल लेयर है, क्योंकि सिंगल लेयर ही है। दूसरा, अभी अभी आपको बताया क्या कि सेल्स आर क्यूब लाइक। कैसी सेल्स? क्यूब के आकार की है। क्यूब मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में बराबर सेल्स। तीसरी बात, ये वही लगातार चल रही है। क्या चल रही है? कि सारी सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। अब देखो इनका काम क्या है? हाँ, न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियस आप देखो कैसा है। इनका न्यूक्लियस कैसा है? गोल है, राउंड है और कहां पर है? बीच में रखा हुआ है। तो न्यूक्लियस इज राउंड and located in center। राइट? तो क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, ये जो डायग्राम आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इस डायग्राम से आप पूरी इमेज दिमाग में बना सकते हो। देखो ये साइंस है, जब तक ये दिमाग में नहीं बनेगी, रटने से लिखने से कुछ नहीं होगा। यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके के डायग्राम ये आपको दिख रहे हैं। यहां से आप अपने आप को पहले दिमाग में बनाइए। अब ये कहां पे पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं मतलब बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है? बॉडी में अगर पोजीशन की बात करें तो ये कहां पे पाए जा रहे हैं? डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड का मतलब समझ रहे हो ना? जो ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलने वाली ट्यूब के अंदर या नलिकाओं में पाई जाती है। अब ग्रंथियां आगे बात करेंगे हम ग्लैंडुलर इपीथेलियम में। अभी तुम यही समझ लो कि ग्रंथियों से जाने वाली नलिकाओं में ये उपस्थित होती है कहीं भी। क्लियर हुआ? जैसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, लाइक ट्यूबुलर part of nephron of kidney। क्लियर हुआ? अब ये नेफ्रॉन क्या है? मैंने क्या बताया कि ये वो कोशिकाएं हैं या वो नलिकाएं हैं जो किडनी के अंदर रह करके हमारे यूरिन को फिल्टर करती हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के आपको बताया जाएगा, उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब बेटा ये क्यों पाई जाती, यानी फंक्शन। क्वेश्चन पकड़ना सीख जाओगे तो फालतू चीज पढ़ना बंद कर दोगे। बिल्कुल सटीक पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना। क्वेश्चन क्या आएगा इसको पकड़ के चलो, अगर नीट में सेलेक्ट होना, वरना तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है सीक्रीशन।
सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? श्रावण, किसी चीज को श्रावण करना, जैसे दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्रावित होता है। या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, इनका काम होता है किसी चीज को स्रावित करना या किसी चीज को अवशोषित करना। आई थिंक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर एपिथेलियम, फिर वही बात क्या कि शेप ऑफ द सेल्स, इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी हैं? स्तंभाकार है, कॉलुमिनर शेप्ड है, कॉलम शेप्ड है। कॉलम का मतलब क्या होता है? खंभे के आकार की। देखो ऐसे कैसी सेल्स हैं? ऐसे बड़ी बड़ी सेल्स हैं जैसे पिलर होते हैं। कॉलम का मतलब बोलते हैं ना पिलर शेप्ड। ये देखो ऐसे पिलर शेप्ड होती, इस प्रकार से बड़ी कोशिकाएं, खंभे के आकार की कोशिकाएं होती हैं। सिंगल लेयर्ड है, ये भी सिंगल लेयर्ड, एक स्तरीय है। रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इनकी पुरानी बात है, सिंगल से चली आ रही है। अभी भी ये कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कैसी हैं? लोकेट करती है। दूसरी बात यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? सेल का शेप तो पता ही हो गया ना, कैसे? इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल, लंबवत बेलनाकार खंभे के आकार की कोशिकाएं होती, यानी कॉलमनर शेप, कॉलम शेप। कैसे? अब एक बात यहां पर ध्यान रखो कि इनका जो न्यूक्लियस, अभी तक हमने क्या बताया सेंटर में, अभी क्या देख रहे कि न्यूक्लियस लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द सेल्स, कोशिका के आधारी भाग में इनका केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? मॉडिफिकेशन में अलग से पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए। अभी पहले बेसिक क्लियर करिए, बहुत जरूरी होता है किसी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना। तो न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर या बेस ऑफ, सॉरी, न्यूक्लियस लीज इन द बेस ऑफ द सेल्स, इनका केंद्रक कोशिका के आधारी भाग पर पाया जाता है। अब ये देखो फिर वही बात आ गई कि न्यूक्लियस लीज इन द बेस, कहां पे पाई जा रही? लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो आमाशय होता है उसकी स्तर को बनाती है। लोकेशन की अगर बात की जाए, यहां से जो क्वेश्चन उठेगा तो ये क्या बना रही? लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है बेटा, ये आमाशय के अंदरूनी स्तर बनाती है। अब और भी सब कहीं पाई जा सकती है, तो और की अगर बात करें तो चलो इंटेस्टाइन में भी होती है, इंटेस्टाइन आंत का भी स्तर बनाती है। अब इनका काम क्या है? इनका भी वही काम है, कौन सा? जो अभी थोड़ी देर पहले क्यूबॉइडल का लिखा था। क्यूबॉइडल का क्या काम बताया? फंक्शन क्या बताया था मैंने? इसका फंक्शन मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। बट अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ साथ लगातार ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए, यानी 2023 में फुल सिलेबस करने के लिए हमारे चैनल राहुल सर त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं दे दूं कि रेगुलरली लाइव क्लास भी चलती है हमारे द्वारा 8:15 PM पर, शाम को 8:15 पर लाइव क्लास चलती पर डे, 1 घंटे या 1.25 घंटे की। तो आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अगला टॉपिक हमारा होगा मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बाय बच्चों।